अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद शेख ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज कहानी है एक ऐसे दिलेर मर्द की जिसके गुण और जिसकी मेहनत और जिसकी शोहरत सदियों तक याद रखी जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान के एक सियासत के किरदार जिसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से जानते हैं। कहानी है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी 24 घंटे जो उनको फांसी देने से पहले कैसे गुजरे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल जावेद शेख ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कैदी नंबर 1772 के आखिरी 24 घंटे। एक कैदी नकात के बावजूद सर उठाए वकार के साथ मुसल्लह अफराद के जुलूम में जेल की नीम रोशन राहदारियों से गुजर रहा है। एक कैदी जो पाकिस्तान की सियासत तारीख का सबसे बड़ा अतीर बनने वाला है। ये कहानी 18 मार्च सन 1978 को शुरू हुई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। ये मुल्क के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म ने कोट लखपत जेल के कैदी नंबर 1772 की हैसियत अख्तियार कर ली। कौन जानता था कि नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल पाकिस्तान की सियासत तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। ये वाक़या है 11 नवंबर 1974 को लाहौर में पेश आया। नवाब मोहम्मद अहमद रज़ा कसूरी के वालिद थे और भुट्टो के नाकद भी तस्वर किए जाते थे। पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में ये केस सर्द खाने में पड़ा रहा, मगर 5 जुलाई सन 1977 को मार्शल का नाफिज हुआ तो इस केस में जान पड़ गई। 3 सितंबर को वज़ीर आज़म को रात की अंधेरियों में 70 क्लिफ्टन से गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1977 में यह केस लोअर कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट पहुंच गया और उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुना दी गई। बेरहम वक्त ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स को मसाइब के मुंदार कर दिया। भुट्टो कानून की जंग लड़ने का फैसला किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके सारे फैसले मुस्तरद कर दिए। पिंडी जेल में एक अहम कैदी आने वाला था जिसके लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए थे। कटोरियों के कच्चे फर्श को खोदकर लोहे और कंक्रीट का मजबूत फर्श बनाया गया था ताकि सुरंग खोदने का खदशा न हो। छत तोड़कर फरार का अमकान ख़त्म करने के लिए आहनी छत बनाई गई थी। भुट्टो की सेल में जासूस के आलात नस्ब थे और जेल की सिक्योरिटी पर फौजी जवान तैनात थे। 16 मई 1978 को रात पिंडी जेल के सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल राफीउद्दीन को पैगाम मिलता है कि अगली सुबह 5 बजे धमियाला एयरबेस पर सोफी सेट वसूल करें। इशारा मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म की समत था। अगली सुबह जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो एक सदमा उनका मुंतज़र था। उन्हें एयरबेस से जेल ले जाने के लिए कैदियों की वैन का इंतज़ाम किया गया। तब भुट्टो ने गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इससे बेहतर गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हो सकता था। शायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अब भी खुद को वज़ीर आज़म समझ रही थी, आवाम का मुनक़द नुमाइंदा, हर दिल अजीज़ लीडर, और ऐसा वो 3 अप्रैल की शाम तक समझने वाला थे। उन्हें लगता था कि ये मुकदमा फ़क्त एक सियासी असिस्टेंट है। वो यकीन से कहा करते थे कि मेरे सर की कीमत पाकिस्तान है, मगर वो गलत थे। आइए पिंडी जेल में चलते हैं, वो जेल जिसने कई अजीब मनाजर देखे। बेगम भुट्टो के सामान की तलाशी, नौजवान बेनज़ीर भुट्टो का अपना सालगिरह का केक ले जेल के आहनी दरवाजे पर दस्तक दी। भुट्टो से तमाम सहूलत छीन जाने और आखिरकार फातह का मौत से हमकनार होना। 6 फरवरी 1979 को पिंडी जेल के बुलंद और खदवार दीवारों का अबूर करके गैर मुतवक्के खबर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तक पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म की अपील मुस्तरद कर दी। भुट्टो के मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने वाला था। 24 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील भी की गई, लेकिन वो भी मुस्तरद हो गई। आखिरी मुलाकात वो 3 अप्रैल की सुबह थी जब भुट्टो बेदार हुए थे तो यकसर आलम था कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। जेल अहकाम को उनकी मौत की परवाना वसूल हो चुका था। सूरज गुरूब होते ही जेल के टेलीफोन लाइन काटने के अहकामात मिल चुके थे। सिर्फ एक वायरलेस पे सेट काम कर रहा था जिस पर फांसी के बाद सिक्योरिटी सुप्रीडेंट का ब्लैक हार्स का कोड वर्ड कहना था। सहला रेस्ट हाउस में नज़रबंद बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को अचानक 3 अप्रैल के सुबह मुलाकात की इत्तला दी जाती है। उन्हें 11:15 में जेल में दाखिल होती है। उनकी गाड़ी 11 बजे
15 میں जेल में दाखिल होती है। मैडम से कहा गया ये आपकी आखिरी मुलाकात है। मुलाकात 11:30 बजे शुरू हुई। भुट्टो सेल के अंदर फर्श पे बैठे थे। सलाखों के अंदर एक लोहे की कुर्सी पर बेगम बैठी थी बिल्कुल खामोश, आंखों से आंसू रवां थे और बेनज़ीर भुट्टो सेल के सामने फर्श पर अपने बाप के सामने सलाखों के साथ खड़ी थी। कर्नल राफीदीन मशहूर ज़माना किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में एक रहम की अपील का तस्करा मिलता है। उस किताब के मुताबिक 3 अप्रैल की मुलाकात के बाद जब माँ बेटी सेल से बाहर आई तो उन्हें कर्नल राफीदीन जो किस किताब के मुंसब थे मिलने की ख्वाहिश की ज़ाहिर की। भुट्टो बेगम भुट्टो जनरल ज़ियाउल हक जो कर्नल कज़ाफ़ी और बरतानवी वज़ीर आज़म के भुट्टो से मुतल्लक़ा अपील और दरख्वास्त रद्द कर चुके थे, उनका नाम रहम की आखिरी अपील करना चाहती थी। कर्नल राफीदीन के मुताबिक ये इत्तला उस वक्त के SML ब्रिगेडियर ख्वाजा राहत लतीफ़ को पहुंचा दी गई। रहम की अपील इत्तला जब जनरल ज़ियाउल हक तक पहुंची तो एक आला अफसर को नुसरत भुट्टो से मिलने से रेस्ट हाउस पहुंचाया गया, जहां बेगम भुट्टो ने उन्हें तहरीर में एक खत लिखा जिसमें रहम की अपील की गई थी, मगर फैसला हो चुका था। शायद ये खत आज भी किसी रिकॉर्ड में मौजूद हो। बरसों बाद मेजर जनरल ख्वाजा राहत लतीफ़ ने भुट्टो पर किताब लिखी तो उसने खत को वसूल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मिल सका। 6 बज चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने 12 फुट लंबी 7.5 फुट चौड़ी कोठरी में ज़मीन पर पड़े गद्दे पर दराज थे। सुप्रीडेंट जेल यार मोहम्मद सिक्योरिटी बटालियन कमांडर कर्नल राफीदीन, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मिस्टर बशीर अहमद और जेल डॉक्टर सगीर हुसैन के साथ सेल में आकर उन्हें ब्लैक वारंट पढ़कर सुनाया। भुट्टो ने लेटे हुए ये हुक्म सुना। उनके चेहरे पर कोई अंदेशा न था। उन्होंने जेल सुप्रीडेंट की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ना तो तरीक़ेकार के मुताबिक उनके दीगर रिश्तेदारों से मिलवाया गया, न ही उनके कानून के मुताबिक 24 घंटे पहले मजाज और मस्तद के हुक्म की ज़रिए इतला दी गई। उन्होंने दांतों की तकलीफ के बाद अपने मालिज डॉक्टर जफर नियाज़ी से मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की। शायद भुट्टो साहब अभी भी उस कार्रवाई को ढोंग समझ रहे थे, मगर कर्नल राफी से अकेले में होने वाली गुफ्तगू के बाद उन्हें अदराक हुआ कि सूरत ताल बदल चुकी है। उन्हें कर्नल राफे ने मुखातब कर कहा कि जनाब खेल ख़त्म हो चुका है। उन्होंने पूछा किस वक्त मुझे फांसी दी जाएगी। कर्नल राफे ने 7 उंगलियां उठाई। जनाब 7 घंटे बाद। वक्त कतरा कतरा करके गुजर रहा था। भुट्टो ने अपने मशक्कती अब्दुर्रहमान से कहा कि उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, शेव का बंदोबस्त किया जाए। भुट्टो ने 7:05 पर शेव की। उस दौरान वो अपने साथ बरती जाने वाली नाइंसाफ़ी और नासलूकी का शिकवा करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फांसी पर चढ़ाने के बाद उनके खिलाफ वायदा माफ गवाह बनने वालों को छोड़ दिया जाए। ये उनकी घड़ी वार्ड के बाहर खड़े संतरी को दी जाए। 8:15 पर उन्होंने वसीयत लिखना शुरू की, मगर उनका जहन मुंतशर था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। 11:25 पर वो सोने के लिए लेट गए। जेल अहकाम आखिरी लम्हात में भुट्टो पर तारी होने वाली पुरस्रार बेहोशी का तस्करा करते हैं कि असिस्टेंट सुप्रीडेंट जज जब 11:50 पर उन्हें जगाने पहुंचा तो भुट्टो साहब उसकी आवाज़ का कोई जवाब न दिया। जेल डॉक्टर समेत 3 बहरान का मुआयना बजाय ठीक थे, मगर बिल्कुल खामोशी और साख्त लिए बैठे थे। दूसरी तरफ जलाद तारा मसीह को लाहौर से बजरिए वैन रावलपिंडी पहुंचा दिया जाता है। उस बात से लाइल्म थे कि उस किस मकसद के लिए वहां पहुंचाया गया है। रावलपिंडी में वाक़ मस्जिद मौलाना गुलाम गोस हजूरी के खादिम हयात मोहम्मद को ये कहकर एक मैयत को गुस्ल देना है। पुलिस वैन में पूरा शहर घुमाने के बाद पिंडी जेल को इस कोठरी में धकेल दिया जाता है, जहाँ तारा मसीह अगले अहकामात का इंतजार कर रहे थे। 1:10 पे आखिरकार भुट्टो खुद अपने गद्दे से उठते हैं। जेल में बारिश हुई थी। आसमान पर गड़े बादल छाए हुए थे। गर्म पानी होने के बावजूद भी वो नहाए नहीं। जेल हाकिम भुट्टो के सेल तक आए। वो उनसे पूछा कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो भुट्टो ने जवाब दे दिया। वो एक दिलसोज मंजर था। भुट्टो पर नकद तारीख की थी। जो शख्स कल तक आलम इस्लाम का अहम तरीन रहनुमा तस्वर किया जाता था, उसे स्ट्रेचर पर फांसी घाट ले समेत जा रहा था। मशक्कती अब्दुर्रहमान आंखों में आंसू और हाथ में चाय का कप लिए सामने खड़े थे। फांसी घाट 250 गज दूर था। उस दौरान मुकम्मल खामोशी बस कदमों की धमक थी। एक मौके पर भुट्टो ने नुसरत भुट्टो के साथ तन्हा रह जाने का गम का इज़हार किया, फिर खामोश छा गई। आखिरी लम्हा आ गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेतासरा चेहरे लिए दार पर खड़े थे। वो उस मौत से चंद लम्हा दूर जो भुट्टो की दायमी ज़िंदगी को बख्शने वाली थी। जान तो जाने वाली थी, मगर शान सलामत रहने वाली थी।
ہتھکڑیاں کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر ماسک چاڑ دیا اور بھٹو نے کہا فنش اٹ۔ 2:04 پر جلال نے لیور دبایا، بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے۔ ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلکتا رہا اور پھر ساخت ہو گیا۔ پھانسی گھاٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری اداسی چھا گئی۔ بھٹو کی لاش اتارے جانے کے بعد وائرلیس پر جنرل ضیاء الحق کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی ہے۔ حضرات، بھٹو کی موت کی خبر منفی رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ سالار ریسٹ ہاؤس کے جہاں بھٹو بیگمات نظر بند تھی اور پنڈی جیل دونوں سے کٹ چکے تھے، شہر کے داخلی حصوں پر کڑا پہرا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر سرد پار 4 اپریل 1979 کو صبح 7 بجے آل انڈیا ریڈیو پر جب نشر ہوئی کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی ہے تو پورے پاکستان میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ بھٹو کے پھانسی کے اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئے۔ اہم ترین سوال تو یہی تھا کہ نواب محمد احمد کے قتل میں سزائے موت پانے والے دیگر 4 مجرموں کو بھٹو کے خلاف گواہی کی قانوناً قابل قبول و اعتبار کیسے تھی۔ بھٹو کے ٹرائل بھی سوالات تھے۔ ہائی کورٹ کے جس بینچ نے بھٹو کو مقدمہ سنایا اس کے سربراہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق کر رہے تھے، جنہیں ضیاء الحق نے لگایا تھا۔ سپریم کورٹ میں بھٹو کا کیس سننے والے جسٹس نسیم حسین شاہ نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے بھٹو کا دشمن قرار دیا تھا۔ ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ امریکہ بھٹو صاحب سے ناراض تھا، انہیں نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ اس زمن میں بیسری کنسس کے بھٹو کی دھمکی اور سابق امریکی اٹارنی ریمرس کلارک کا نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والا بیان خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ اس میں بھٹو صاحب کی اقتدار سے محرومی کو امریکی آشرواد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ تجزیوں کا مطابق امریکہ نے بھٹو کا سر جنگ میں اپنی مرضی کے نتائج بھگتنے کا پہلے ہی وارننگ دے چکے تھے۔ بھٹو کی سزائے موت سننے والے، بھٹو کی لاش وصول کرنے والے دونوں کو یہ اندازہ نہ تھا کہ ایوب خان کے کابینہ سے اپنی سیاسی کیریئر شروع کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو اپنی موت کے بعد بھی یوں ہی امر ہو جائے گا۔ میرے نزدیک بھٹو کی موت ہی تھی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی میں نئی روح پھونکی۔ بھٹو کی موت تھی جس نے اس جماعت کو 3 بار اقتدار میں لایا، اور بھٹو کی موت تھی جس نے وزیر اعظم جناب بے نظیر بھٹو کو پہلی اسلامی وزیر اعظم عورت کا اعزاز ہے۔ جناب، یہ تو بھٹو خاندان کی اپنی قربانیاں تھیں، لیکن آج کیا پیپلز پارٹی کے میں وہ کردار نظر آتے ہیں؟ یہ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔